जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, पछतावा करने से हमारा बीता समय नहीं बदल सकता और चिंता करने से भविष्य नहीं संवर सकता। इसलिए हमेशा वर्तमान को महत्व देना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो सकता है। और सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो पुरानी बातें भूलकर भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी, भविष्य उन्हीं लोगों का अच्छा होता है जो वर्तमान में हर परेशानी का सामना सकारात्मक सोच के साथ करते हैं और धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। संगत जी, याद रखिए, बीते समय में किए कर्मों से बीते समय में किए कामों से हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होता। भविष्य का सुख हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और अपने कई सवालों के जवाब आप प्राप्त करें। अगर आप भी इस सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनेंगे वो संधू अंकल जी का है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका कि आपने मुझे और मेरी वाइफ को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना सत्संग शेयर कर सकें संगत के साथ। हम सारी संगत को प्रणाम करते हैं। संगत जी, यह सत्संग थोड़ी देर में करूँगा, उसके बाद मेरी वाइफ करेंगी। संगत जी, 2003 में हम पहली बार गुरु जी से मिले। सबसे पहले मेरी वाइफ गुरु जी से मिली। मेरी भाभी जो है वह बहुत पहले से गुरु जी के पास जाती थी। उनके साथ जा कर के मेरी वाइफ पहली बार गुरु जी से मिली। 2 बार ये लोग गुरु जी के पास होके आए और फिर उन्होंने मुझे बताया और मुझसे पूछा, आप जाना चाहोगे गुरु जी के पास? मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो संगत जी, फिर मैं भी इनके साथ गुरु जी के पास चला गया। जब हम गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट दर्शन करने गए तब गुरु जी अपने कमरे में ही थे। सब गुरु जी के सिंहासन के आगे माथा टेक रहे थे तो मैंने भी टेक दिया। संगत जी, क्रॉस लेग ज़्यादा देर मुझसे बैठा नहीं जाता और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संगत इकट्ठी करने के लिए संगत को थोड़ा और पीछे किया जा रहा होता है। गुरु जी का मुझे पता नहीं था कि कब आएंगे गुरु जी, इसलिए मैं उठकर बरामदे में आकर अपने पैर सीधा करके बैठ गया। फिर बाद में गुरु जी आए, कीर्तन चला और उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। आपको पता ही होगा कि पहले लंगर प्रसाद शिफ्ट में हुआ करता था, तो मेरी आंटी और मेरे बेटे ने पहली शिफ्ट में ही लंगर खा लिया और जब वो बाहर आए तो मुझसे कहते हैं कि आपने लंगर नहीं लेना। तो मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है लंगर की। फिर बाद में जब गुरु जी से आज्ञा लेने का समय आया तो ये मुझे कहते हैं कि चलो गुरु जी के आगे माथा टेकाते हैं और आज्ञा तो ले लें गुरु जी से। मैंने कहा कि माथा टेक तो दिया था जब हम आए थे, अब आज्ञा के लिए मेरी वाइफ और मेरा बेटा अंदर गए। जब वह अंदर गए तो गुरु जी ने इन्हें वहीं बिठा लिया और मैं बाहर खड़ा हुआ फ़ोन कर रहा था घर में अपने सेवादार को। तो मैंने कहा कि मैं घर आकर के खाना खाऊंगा तो मेरे लिए खाना बना के हॉट केस में रख देना। मैं बोल ही रहा था कि तब मेरी नीज़ बाहर आई जो हमारे साथ गई थी और मुझे कहती कि आपको गुरु जी ने बुलाया अंदर। तो मैंने कहा कि अरे गुरु जी ने बुलाया, ज़रूर तुम्हारी आंटी ने कहा होगा कि वो बाहर खड़े हैं तो ऐसे बुला के ले आओ। मेरी नीज़ कहने लगी कि नहीं, गुरु जी ने बुलाया है। गुरु जी कह रहे थे कि नयन कितने हैं, उन्हें बुलाओ। गुरु जी को अपने आप ही पता है कि मैं आया हूँ, बाहर खड़ा हूँ। मैं अंदर आया, जीन्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, बाल कटे हुए थे, सिर पर पगड़ी नहीं थी, किसी की भी लिहाज से जनरल नहीं लग रहा था कि मैं बहुत कैजुअल ड्रेस में था। जैसे ही मैंने गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी कहते हैं जनरल संधू। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो आगे मुझे कहते हैं कि ईगो बहुत होती है। तो मैंने कहा कि नहीं गुरु जी, ईगो तो नहीं है। तो गुरु जी कहने लगे नहीं नहीं, ईगो बहुत होती है। फिर गुरु जी कहने लगे संधू से, संधू ते मरासी होंदे बोलते बहुत है। मैंने कहा कि गुरु जी कैसी बातें कर रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँ गुरु जी को। मैं स्माइल करने लगा। फिर गुरु जी ने यह भी बताया कि मेरे जो दामाद हैं वो ट्विंस हैं और वो सेक्टर 16 में रहते हैं, ऐसा भी गुरु जी ने बताया। फिर गुरु जी कहते हैं बैठो। हम बैठ गए और संगत जी उस दिन से बैठे हैं, गुरु जी के पास ही बैठे हुए हैं। यह तो मेरा पहले दिन का इंट्रोडक्शन था। हम गुरु जी के पास चारों दिन जाया करते थे। फिर गुरु जी कहने लगे कि जो लेडीज़ हैं उनका तो जो किंतु परंतु है वो बड़ी जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन जो जेंट्स हैं उन्हें टाइम लगता है। और बात भी सही है संगत जी। संगत जी, मुझे मेरे फादर साहब ने बताया था कि गुरु को टेस्ट करना चाहिए कि वो सही है या नहीं। तो मैं ऐसे ही एक दिन सोच रहा था बैठ के अपने मन में। मैंने सोचा कि गुरु जी, अगर आप सबके सच्चे गुरु हो तो मेरे जो 5 लाख अटके हुए हैं बिल्डर के पास, वो बिल्डर पैसे नहीं दे रहा है, ना तो बिल्डिंग बना रहा है ना पैसे दे रहा है, तो मेरे वो पैसे आप दिलवा दो तो मैं मान जाऊं कि आप सही गुरु हैं। तो बस ये बात दिमाग में मेरे
चला करती थी और हर शाम को गुरुजी के पास जाया करते थे। फिर लंगर के बाद गुरुजी वहाँ पर बिठा लिया करते थे। फिर सत्संग चला करते थे, कोई अपना सत्संग शेयर कर रहा है, कोई सुन रहा है, फिर किसी ना किसी को गुरुजी उठाते हैं सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं। अब रोज़ सत्संग हफ्ता दिन 15 दिन सुन करके मेरे अपने ही दिमाग में ख्याल आया कि तूने गुरु से क्या मांग लिया। तो 5 लाख मांग रहा है, गुरुजी तो तुझे भवसागर से पार लगा देंगे और तुझे इस दुनिया में वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तूने क्या मांग लिया गुरुजी से? और वहीं बैठे बैठे मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, बस आप मुझे इस सागर से पार करा देना। तो संगत जी, मेरे मन में बात चल रहा करती थी और दूसरी बात इन सबको खुशबू आया करती थी वहाँ पर। और पहले दिन से संगत जी मेरी वाइफ मेरे बेटे को खुशबू आया करती थी, लेकिन मुझे नहीं आती थी। जब मैं ऐसा सोचने लग गया कि मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और उस दिन मैं संगत के साथ बाद रात में 1:30 बजे घर आया और फिर मैं बिस्तर में लेटा लाइट वाइट बंद करके। और उस दिन संगत जी मुझे पहली बार गुरुजी की खुशबू आई। मुझे सपना आता है और सपने में एक और संगत और गुरुजी हम पानी के किनारे बैठे हुए हैं। और फिर 2 मिनट बाद गुरुजी हमें कहते हैं कि चलो पानी में चलो। हम लोग पानी में चले और अंधेरी रात थी तो हमें पता नहीं चल रहा था कि वो नदी है या समुंदर है। बस हम चलते रहे गुरुजी के पीछे पीछे। और बस जब हम दूसरे किनारे पर पहुँचे और ज़मीन पर उतरे तो दूर करीब शायद 1-2 किलोमीटर रहा होगा, एक बहुत सुंदर सी सुनहरी रोशनी आ रही थी। और उस सुनहरी रोशनी के बीच में जो घर दिखाई दे रहा था वह भी टोटली गोल्डन कलर के थे। और मुझे ऐसे लगा सच में मैं सपने में ही गुरुजी ने मुझे भवसागर से पार करा दी है। संगत जी, इतना ही नहीं, गुरुजी ने मुझे 5 लाख भी दिलवा दिए। हर बार मैं जब चंडीगढ़ जाता उस बिल्डर के पास तो भाई क्या कर रहा है तू, पैसे कब देगा? लेकिन जब मैं इस बार गया बिल्डर के पास तो उसने कहा कि दे देंगे आपके पैसे, 1 हफ्ते में मैं दूंगा। मैं हर बार वह ऐसे ही बोल रहा था तो मैंने सोचा चलो एक बार और देख लेते हैं। और 1 हफ्ते के बाद मैं साउथ इंडिया में कहीं सिकंदराबाद गया हुआ था ड्यूटी पर। तो उसका 1 हफ्ते के बाद फ़ोन आया। तो 1 हफ्ते के बाद उसका फ़ोन आता और कहता है कि बताइए पैसे कहाँ देने हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितने दे रहे हो पैसे? तो कहते हैं कि 5.30। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ठीक है, मेरे ब्रदर इन लॉ आएंगे, आप उसे बैंक ड्राफ्ट बना के दे दें, मैं ले लूँगा बैंक में। और इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और हमारे सारे किंतु परंतु दूर कर दिए। हालांकि किंतु परंतु तो मेरा बहुत पहले ही दूर हो गया था और हमने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं। हमने कभी भी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में जब भी गुरुजी रहे उनसे कभी कोई डिमांड नहीं की कि हमारा ये काम हो जाए। बस हम गुरुजी के पास जाते थे, बैठते थे, बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही। हमारा चंडीगढ़ में रात के समय बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। हम कार में थे, छोटी कार थी और एक साइड में क्रॉसिंग के पार 60-70 किलोमीटर की स्पीड से एम्बेसडर कार हमारी कार से टकराई। इतना ज़्यादा हिट हुआ कि हमारी कार 4-5 फुट दूर एक तरफ साइड में खसक गई। जब हमारी कार स्माइल हुई तब हम उस कार में 4 लोग थे, मैं, आंटी, मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ। हम चारों में से किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कुछ नहीं हुआ। और जिनकी एम्बेसडर कार थी उन्होंने ही हमारी कार को रिपेयर करवाया। हमारा कुछ भी नहीं लगा। ऐसे ही है गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग। हम हमारे साथ बहुत रहे हैं। जब हमारा घर बन रहा था तो अक्सर गुरुजी मेरी आंटी को पूछा करते थे कि मेरा कमरा तैयार हो गया। तो हम अक्सर कहते हैं कि गुरुजी घर आपका है, तैयार कर रहे हैं। एक दिन गुरुजी बद्दी आए, कॉलेज का उद्घाटन करना था। उस समय गुरुजी हमें साथ में लेकर नहीं आए थे और गणपति बना आने के बाद उन्हें जीरकपुर से निकलना होता था और हमारा घर बिल्कुल सड़क के नज़दीक ही है। जब हम अगली बार गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी मेरी आंटी को कहते हैं, आंटी मैं तेरा घर ब्लेस करने आ गया हूँ। खड़े होके ब्लेस किया है मैंने तेरे घर को। इसी तरह आंटी ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमारे घर के पीछे ना खेत है, बहुत सुंदर लगता है। तो गुरुजी स्माइल करके कहते खेत लेना भी पटवारी नहीं मानिया। गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे घर के पीछे जो खेत है हमने उसे खरीदने की बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया। जिनका खेत था उन्होंने बेचा नहीं और जो ओनर थे वो रिटायर्ड पटवारी थे। गुरुजी को यह भी पता था कि पटवारी माना नहीं बेचने के लिए। गुरुजी की समाधि लेने के बाद हम चंडीगढ़ आए। जब तक तकरीबन हमारा घर बन चुका था और जो मेरे मिस्त्री थे वो बारी बारी से मेरे घर पर आए बड़े अफसोस जताने के लिए, क्योंकि मैं अक्सर उनसे गुरुजी के बारे में बातें किया करता था। और जो पेंटर था वो मुसलमान था। वो मुझे कहता है कि साहब आपके जो गुरुजी है वो बहुत महान इंसान थे। मैंने कहा भाई तुम तो गुरुजी से मिले नहीं हो। तो कहता है कि मैं मिला हूँ। मैंने कहा तुम कैसे मिले? तो वो कहता है मैंने आपके घर पे गुरुजी की फ़ोटो देखी और जिन दिनों हम पेंटिंग कर रहे थे तब गुरुजी वहाँ आए थे अपनी कार में और तब
यह तब की बात है जब गुरुजी गद्दी गए थे कॉलेज के मेहर के बाद, कॉलेज के मोहर के लिए। और गुरुजी ने कहा कि मैं रुका था, मैं आया था। तो पेंटर ने कहा कि गुरुजी कार में बाहर खड़े हुए और मुझसे पूछा कि ये जनरल संधू का घर है, और थोड़ी देर बैठ के फिर चले गए। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी, और संगत जी गुरुजी की समाधि के बाद भी उनका हाथ हमारे ऊपर है। गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, हम लोग हांगकांग गए, तब तक मैं रिटायर्ड हो चुका था और हांगकांग में मेरी बेटी और दामाद रहते हैं, और पीछे से घर का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। एक बच्चा जरूर था घर में, 20 साल का ही था, पर मैं चाहता था कि कोई जिम्मेदार आदमी रहे। तो गांव में पता करा तो हमारे पहचान वाले चोपड़ा अंकल थे, बुजुर्ग आदमी थे, भक्ति भाव से उनका बहुत ध्यान था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैं अकेला ही हूँ, आप निश्चित होकर जाइए, मैं ध्यान रखूँगा घर में। तो उन्होंने यहाँ आके हमारे घर में रहना शुरू कर दिया। उनके लिए सारा बंदोबस्त करके हम करके गए। गोरखा था कि खाना बनाने के लिए। संगत जी, 10-15 दिन के बाद जो गोरखा, उसके पिताजी का मेरे पास मैसेज आया, जी आपकी सर्वेंट को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने सोचा गोरखा है, गर्म दिमाग के होते हैं, लड़ पड़ा होगा किसी का, था इसलिए ले गई होगी पुलिस। मैंने अपने भतीजों को टेलीफोन किया चंडीगढ़ में। मैंने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, जरा जा कर के उसे छुड़वा तो लो। वो गया, उसने मुझे फ़ोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात, जरा जाके उसे छुड़वा तो ले। और उसने मुझे फिर फ़ोन किया, जी बात ही कुछ और है यहाँ। तो मैंने पूछा कि क्या बात हो गई, तो कहता है कि गोरखा तो यहीं पर है, आपके घर पे जो चोपड़ा साहब रहने आए हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया। और पुलिस का कहना था कि पंजाब टूरिज्म के समय पर इनका संबंध टूरिस्ट के साथ था, इसलिए वो उनको उठा के ले गए। अब संगत जी, मेरे तो पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी, मैं सोचने लगा, मैं 3 स्टेट में, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट के साथ लड़ा हूँ, जान की बाजी लगाई, और हमारे ही घर में टेररिस्ट पकड़ा जाए या टेररिस्ट का सपोर्टर पकड़ा जाए। मैंने सोचा यार बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्या किया जाए। मैंने तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी से ये क्या हो गया, हमारे तो सारे की कर के पानी फिर गया। अगले दिन मैंने अपने भतीजे को फ़ोन किया, बोला कि अरे पता करके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है। तो उसने मुझे कहा कि इंटरनेट पर जाओ, चंडीगढ़ की न्यूज़ खोलो और आगे पढ़ लो, आपके बारे में न्यूज़ है। उस न्यूज़ में पुलिस ने उन्हें हमारे घर में नहीं पकड़ा हुआ दिखाया, उन्हें किसी क्रॉस रोड पर पकड़ा हुआ दिखाया। और इस पूरी इंटेरोगेशन ने ना हमसे किसी ने पूछा, ना हमारा कहीं नाम आया, और हम लोग पूरा 1 महीना सिंगापुर में रह कर वापस आ गए। हमें यहाँ वहाँ किसी ने टेलीफोन किया, और ना ही वहाँ से आने के बाद हमने किसी से पूछा। और संगत जी, इतनी बड़ी चीज़ हो जाए और आपको अंदाज़ा तक ना आए, ऐसा कौन करा सकता है। इतनी बड़ी कृपा है गुरुजी की, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की हमारे साथ। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और गुरुजी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को ब्लेस करें, ताकि मैक्सिमम संगत उनके इस जो अवतार है इसका फ़ायदा उठा सके। ऐसे एक बार गुरुजी ने फौजियों को ब्लेस करने के लिए जनरल कपूर अंकल से बात करी। सब कुछ फैसला हो गया, कहाँ ये फंक्शन करना है और कहाँ संगत को बुलाना है। ये भी बता दिया कि कहाँ पे फौजियों को बुलाना है, केयर फाउंड पर बुलाना है। सब कुछ डिसाइड हो गया, पर गुरुजी कोई तारीख नहीं दे रहे थे। हमारे बहुत पूछा गुरुजी से तारीख के लिए, कहते हैं बताऊंगा। 31 दिसंबर की तारीख गुरुजी ने दे दी, जिस दिन सुनामी आया था। गुरुजी ने कहा कि इस दिन सत्संग होगा, और मुझे कहा गुरुजी ने कि तुम भी आना और अपने ससुराल वालों को भी लेके आना। हम लोग सब वहाँ गए, और आपने कई सत्संगों में सुना होगा कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए बैंकॉक जा रहे हैं न्यू ईयर की पार्टी के लिए, लेकिन गुरुजी ने नहीं जाने दिया। और उसी दिन सुनामी आई और उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, और ऐसे गुरुजी ने अपनी संगत को बचा लिया। और यह डेट गुरुजी ने इसलिए तय की कि सत्संग होगा, सारे लोग यहीं होंगे, तो कोई भी सुनामी के फेरे में नहीं पड़ेगा। सत्संग हुआ, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, और सबको कहा कि शाम को भी सबको छोटे मंदिर आना है। तो कहा कि संगत जी, इस प्रकार आप देखिए कि गुरुजी कितना अपनी संगत का ध्यान रखते थे। ऐसे एक बार हमें अमृतसर जाना था, अमृतसर का हमने मंदिर नहीं देखा था। गुरुजी ने भी इस बार कहा था कि एक बार वहाँ होके आओ। तो कई संगत ने कहा था कि गुरुजी से परमिशन लिए बगैर नहीं जाते वहाँ पर। तो हमने गुरुजी से परमिशन ली, हमने कहा गुरुजी हम अमृतसर जा रहे हैं, अगर आप आज्ञा दे तो वहीं से हम जलंधर वाले मंदिर माथा टेक के आए। गुरुजी कहते हैं हाँ जाओ, जरूर जाओ। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ सुदामा अंकल थे, और हमें देखते ही कहते हैं जनरल संधू। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि हाँ गुरुजी का फ़ोन आ गया था मेरे पास, उन्होंने सत्संग भी सुनाया, लंगर भी करवाया। संगत जी, ऐसे ही हम दोबारा अमृतसर जा रहे थे, और हम लोग वेडनेसडे के दिन जा रहे थे। अब संगत जी, हमारा प्रोग्राम वेडनेसडे के दिन बना, और गुरुजी मंदिर में बैठे थे थर्सडे टुडे, सैटरडे संडे। और गुरुजी की जो सेवादार थे जोशी अंकल,
सिंगला अंकल, मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि गुरुजी से एक बार परमिशन ले लीजिए, हमें जालंधर मंदिर में दर्शन करने जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ही मिलेंगे। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं गुरुजी से परमिशन लूँ तो कैसे लूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, परमिशन नहीं मिलती, चलते हैं। हम चले गए जालंधर मंदिर और जैसे ही हम जालंधर मंदिर एंटर करने लगे और संगत जी जैसे ही, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी तेज़ बारिश की सड़कें जीटी रोड पर लंबा जाम लबालब पानी से भर गई और हमें जिस रोड से मंदिर जाना था उस रोड पे इतना पानी, इतनी पानी की गाड़ियों के टायर तक नहीं दिख रहे थे। हम लोग होंडा सिटी कार में थे, कोई चांस ही नहीं था कि हम वहाँ से निकल सकते थे। तो मैंने बोला कि नहीं जा नहीं सकते बयान, अब अपना गाड़ी टर्न कर लेते हैं, वापस चलते हैं। हम लोग वापस अमृतसर के लिए निकल पड़े। मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे संगत जी, यू डोंट बिलीव। बारिश बिल्कुल बंद और पूरी ज़मीन सूखी, मतलब वहाँ बारिश नहीं हुई थी। तो देखो गुरुजी की परमिशन हम नहीं ले पाए, उनकी आज्ञा नहीं थी तो हम जा भी नहीं पाए संगत जी। गुरुजी को आज भी हमारे साथ हैं, उनकी फ्रेगरेंस फील होती है, उनकी खुशबू आती है। अब मैं आंटी को रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके आगे भी अपना सत्संग सुनाएं। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट करूँगी कि आप गुरुजी के पास तभी पहुँच सकते हैं जब गुरुजी का हुक्म हो, उससे पहले आप नहीं पहुँच सकते। हम लोग चंडी मंदिर में पहुँचे थे 97 में, तब हमने गुरुजी के बारे में बहुत सुना था, पर शायद गुरुजी का तब हुक्म नहीं था, जबकि इनके बड़े भाई और उनके भाई बहुत से गुरुजियों के पास जाते रहे थे, इसलिए हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए शायद यही हुक्म नहीं पहले से था। जब गुरुजी दिल्ली आए, जब भी हमारी भाभी जाने लगी तो पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने कहा मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो उन्होंने कहा चलो। संगत जी जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुँचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और हम रास्ते में चलते हुए जैसे ही जाते हैं, हमें रास्ते में ही गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हो जाती थी। चलो संगत जी, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुँचते, गाड़ी पार्क करते हैं, हम रास्ते से चलते, जैसे ही जाते हमें रास्ते से ही गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हो जाया करती थी। संगत जी शुरू में तो ऐसे लगता है कि कहीं अगरबत्ती लगी है, कहीं कुछ स्प्रे किया हुआ है, लेकिन कहाँ इतनी समझ नहीं थी, हमें कहाँ पता था कि ये तो गुरुजी की मेहर बरस रही है। हमने गुरुजी का एक छोटा सा कैबिनेट बनवाया था, उसमें हमने गुरुजी के हाथ की दी हुई सारी चीज़ें रखी हुई थी। हम बहुत खुशकिस्मत है संगत जी की गुरुजी ने अपना जोड़ा भी दिया, अपनी फ्रेगरेंस स्वरूप भी दिया ब्लेस करके। वो जो जोड़ा गुरुजी ने हमें दिया था उसे मैं सिल्क के कपड़े में रैप करके रखती थी और उसकी सेवा आज तक भी मेरे अंकल खुद करते हैं। जो अंकल ने एक दिन मुझे वो सिल्क का कपड़ा निकाल के दे दिया और बोला इस धो देते हैं, और मैंने उसे धो के नॉर्मल जो हम साबुन या डिटर्जेंट में धोते हैं वैसे धोया मैंने। संगत जी उस कपड़े को सुखा करके किचन के पास में हमारा एक अन्य रूम है, वहाँ मैं प्रेस करने बैठी और जैसे ही मैं प्रेस करने बैठी संगत जी इतनी ज़ोर से खुशबू जैसे कि किसी ने परफ्यूम की बोतल पूरी की पूरी उड़ेल दी हो। हैरानी की बात यह है संगत जी की उसी टाइम बेल बजती है और एक यंग मैन जो गुरुजी का भगत था वो आता है और मैंने उससे कहा राधे राधे आ जाओ कि देखो गुरुजी की कितनी मेहर बरस रही है। संगत जी हमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और वह हमें कह रहा है कि नहीं आंटी मुझे तो कोई खुशबू नहीं चाहिए। संगत जी मुझे एक ऐसी डिजीज है जिसमें अपने इनर ईयर में बहुत फ्लूइड होता है, वो बढ़ जाने की वजह से बहुत चक्कर आते हैं। संगत जी मैं तकलीफ जब मैं गुरुजी के बाद 2003 से लेकर 18 साल तक मैं उस तकलीफ से गुजर रही थी और संगत जी मैंने सभी प्रकार के ट्रीटमेंट करवा लिए, मुझे उस बीमारी का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। उन्हीं दिनों हम गुरुजी के पास आते थे, सत्संग सुनते थे। सत्संग की बहुत ब्लेसिंग्स भी है, हमारे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं हमारे ऊपर। हम बहुत ब्लेस्ड थे कि गुरुजी ने हमें 4 दिन आने की इजाज़त दी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और संगत जी हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। संगत जी हमें पता चला कि गुरुजी संगत की बहुत सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लिया करते थे। कभी उनके नाखून पीले जाया करते थे, कभी उनके पैरों में काले धब्बे हो जाया करते थे और कभी तो गुरुजी इतनी तकलीफ़ में रहते कि खून की उल्टियाँ तक करते थे। संगत जी जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो अपने गुरुजी को याद तकलीफ़ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए मैंने कभी अपनी तकलीफ़ अपनी प्रॉब्लम गुरुजी से कभी डिस्कस ही नहीं की। कि संगत जी जैसा मैंने कहा कि मैंने गुरुजी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे घर में गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मैं इतने सालों से दवाइयाँ खा रही हूँ, कोई असर होता नहीं है, मैं तो दवाइयाँ फेंक रही हूँ, अब आप मेरे डॉक्टर हैं, अब आप सही करें तो भी ठीक और ना करें तो भी ठीक, पर मेरे डॉक्टर आज से आप है। और संगत जी जब मैंने ऐसा किया तो मेरा जो चक्कर का सिलसिला था वह इतने ज़ोर से शुरू हो गया। अब आप मेरे डॉक्टर हैं, अब आप सही करें तो ठीक और ना करें तो भी ठीक।
और मेरे डॉक्टर आज से आप है। संगत जी, जब मैंने ऐसा किया, मेरा जो चक्कर का सिलसिला था वह इतना ज़बरदस्त शुरू हो गया, उससे पहले कभी नहीं हुआ। मेरे अंकल ने भी मुझे बोला कि नहीं, इतनी तकलीफ़ अपने आप को मत दो, गुरुजी तो है ही, अपने साथ में दवाइयाँ बंद मत करो। लेकिन संगत जी, मैं अपनी सोच बना चुकी थी और अपना मन पक्का कर चुकी थी कि अब जो कुछ भी करेंगे गुरुजी करेंगे। संगत जी, ऐसे ही एक दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और मेरे सामने बहुत ऊंचा एक शीशा है। उस शीशे में सबसे पहले तो मुझे गुरुजी की शक्ल नज़र आती है और फिर मुझे पूरे गुरुजी नज़र आते हैं। मैंने देखा गुरुजी वहाँ खड़े हुए हैं और बहुत प्यारी स्माइल कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने अपने साइड वे टर्न किया और अपना हाथ अपने सर के पीछे कुछ दूरी पर रखा और अपने उस हाथ को अपने सर के पीछे घुमाने लगे। संगत जी, उस दिन अब मैं उठी तो आप बिलीव नहीं करोगे, इससे पहले जब भी मैं सुबह उठती थी इतने ज़्यादा चक्कर आते थे, मैं इतने ज़्यादा चक्कर कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। लेकिन उस सुबह जब मैं उठी तो मुझे समझ में नहीं आता कि सारी चीज़ें कहाँ चली गई। मैं बहुत जल्दी में, मुझे समझ में नहीं आया कि सारी चीज़ें कहाँ चली गई। मैं बहुत हल्की फुल्का महसूस कर रही थी। मैंने खुद से अपना सिर हिलाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। और उस दिन के बाद मुझे वह तकलीफ़ कभी नहीं हुई। ना मैंने गुरुजी से कभी इस बारे में कोई बात की, ना मैंने मांगा। देखो गुरुजी कितने प्यारे हैं संगत जी, मेरे ऊपर गुरुजी ने बहुत बड़ी मेहर की। और कुछ दिनों बाद संगत में गुरुजी ने एक दिन, संगत जी मेरे ऊपर गुरुजी ने बहुत मेहर की। और कुछ महीनों बाद संगत में गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा, चल तू भी अपना सत्संग सुना। मैंने नोट किया कि गुरुजी जब भी किसी सत्संग सुनवाते थे या बुलाते थे, गुरुजी उसे बहुत ध्यान से देखा करते थे। शायद गुरुजी उसे ब्लेस कर रहे होते और जो सुनने वाले हैं उसको भी ब्लेस कर रहे होते। तो संगत जी, जब मैंने अपना यह वाला सत्संग सुनाया संगत को, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, फिर भी आपने मुझे ब्लेस कर दिया, आपने मेरे ऊपर मेहर कर दी। तो गुरुजी कहते हैं, जा देखो कि रंदी है गुरुजी, हमारे घर में इतनी मेहर है, सुख शांति है, इतने सुख शांति लाइफ में हमें चाहिए। क्या संगत जी, ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है ना गुरुजी के ऊपर, और गुरुजी खुद अपने आप ही उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। हम यह नहीं कहते गुरुजी से कि गुरुजी हमारी बच्चे हैं, हाँ हम तकलीफ़ में, आपको जैसा ठीक लगे हमारे लिए वो करिए। तो प्लीज़ हमें उतनी शक्ति दीजिए, अपनी स्ट्रेंथ दीजिए कि हम उस तकलीफ़ से गुजर सके। संगत जी एक बार मैं मोहाली से जीरकपुर की तरफ जा रही थी। संगत जी, डिवाइडर ख़त्म होने ही वाला था जब एक लड़की स्कूटर पर मेरे लेफ्ट से आती है एंड शी सडन मी टेक, शायद वो यू टर्न लेने वाली थी। संगत जी, सडन मैंने राइट की तरफ उसे बचाते बचाते एक इलेक्ट्रिकल पोल से टकरा गई। और संगत जी, उस इलेक्ट्रिक पोल के इतने ज़ोर से बहुत गहरा ड्रॉप था गाड़ी के लिए, मैं इतनी ज़ोर से हीट हुई थी मुझे पता ही नहीं था। संगत जी, मेरे की हीट वजह से अपने मेरे पैर कैसे ऊपर हो गए, मुझे तो पैडल नज़र ही नहीं आ रहे थे और सडन गाड़ी अंदर ही अंदर हो गई। जैसे हम लोगों ने गाड़ी की हालत देखी, सबको लग गया कि मेरी तो टांगे ख़त्म हो गई। अच्छा, क्राउड में वापस से मैं बातें भी हो रही थी कि इसकी तो टांगे ज़रूर चली गई होंगी। किसी ने मुझे कहा कि आप बाहर आ जाओ। संगत जी, उस वक्त मेरी टांगे इतनी काँप रही थी, मुझे लगा शायद मैं बाहर आऊँगी तो मैं गिर जाऊँगी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया और ही टुक मी अवे। तब अंकल की एक माइनर सर्जरी हुई थी और मैं वहीं से हॉस्पिटल चली गई। इसको हमने कुछ भी नहीं बताया। संगत जी, आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एक जरा सी भी खरोच नहीं थी, कोई झटका नहीं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं मेरी बॉडी पर। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं तो ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मेरे दिमाग में यह भी थॉट नहीं आया कि गुरुजी मुझे बचा लो। पर संगत जी, वही बात है ना, गुरुजी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जानते हैं। सत्संग बहुत ध्यान से गुरुजी सुनते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई संगत गुरुजी के लिए बहुत स्पेशल है, नहीं। बस संगत जी, गुरुजी पर 100% फेथ रखना है, सरेंडर करना है, उन्हें दिल से याद करना है। गुरुजी काम करना किसी ने शुल्क में गुरुजी से नहीं पढ़ने दिया संगत को। संगत जी, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी संगत बहुत प्यार से अपने घर में गुरुजी को सिंहासन लगाती है। तो सबके अपने अपने, जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वे बिल्कुल मन से ये भाव नहीं ला पा रहे हैं गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे, या गुरुजी दर्शन यहाँ पर नहीं देंगे, या गुरुजी यहाँ प्रेजेंस नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिंहासन लगाते हैं, मैं उन्हें यह नहीं कह रहा कि वो गलत है, बस ये जो नहीं लगा पा रहे हैं उनके मन में यह भाव नहीं जाना चाहिए कि गुरुजी, मैं उन्हें यह नहीं कह रहा थी कि जो गलत करते हैं, बस मैं ये नहीं लगा पा रही कि उनके मन के भाव नहीं आना चाहिए कि गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे, हमें यहाँ पे प्रेजेंस फील नहीं होगी, या अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो गुरुजी नहीं आएंगे। गुरुजी सत्संग में ही थोड़ी देर नहीं आते, गुरुजी तो हर पल आपके साथ रहते हैं, हर समय आपके साथ रहते हैं। संगत जी, एक बार हम गुरुजी के पास गए
तो कई लोग गुरु जी के चरण दबा रहे थे, कोई हाथ दबा रहा था, और हम भी थोड़े लेट गए तो ये वहाँ जो सेवादार उन्होंने मुझे वहीं गुरु जी के चरणों के पास ही बिठा दिया। और मैंने अक्सर नोट किया कि जो आगे बढ़ते हैं वही हमेशा चरण दबाते हैं, हाथ दबाते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि जब गुरु जी मुझे बोलेंगे अपने चरण दबाने के लिए, हाथ दबाने के लिए, और पता चला संगत में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। संगत जी मेरी सोच बहुत गलत थी। जब आप गुरु जी के पास होते हो तो सिर्फ गुरु जी पर ही अपना ध्यान होता है, सारी संगत का सिर्फ गुरु जी पर ध्यान होता है। संगत जी इतना प्यारा माहौल हुआ करता था, इतने प्यारे शब्द चला करते थे, एकदम डिफाइन फील आती थी। मैं वहीं बैठ के गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी, यही सोच रही थी कि गुरु जी मुझे अपने चरण दबाने, हाथ दबाने के लिए रख लो। मैंने कुछ नहीं कहा, लव यू गुरु जी, बट आप मुझे यह काम करने के लिए बस बोलना। तो संगत जी उस दिन गुरु जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा करने के लिए, लेकिन मुझे बाद में पता चला जब गुरु जी अपने चरण दबाते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में हमारे कष्टी काट रहे होते हैं। और बाद में जब रियलाइज़ होता है कि गुरु जी मुझे कभी, तो मेरा जन्मदिन आया 21 अक्टूबर को, मैं आंखें बंद करके गुरु जी के पास बैठी हूँ, आंखें बंद करके यही कहे जा रही हूँ कि गुरु जी आज जब मौका दे रहे हो मुझे मेरे बर्थडे पे, लेकिन गुरु जी ने मौका नहीं दिया। हमने लंगर खाया, गुरु जी से इजाज़त ली, हम चले गए घर। फिर अगले दिन 22 अक्टूबर, क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे पे कन्फ्यूज़न 21 अक्टूबर या 22, तो मैंने कहा कि बर्थडे तो आज ही हो सकता है। गुरु जी कहते हैं कि चलो फिर आओ प्रसाद खाओ। और फिर मुझे यह भी कहते हैं गुरु जी की, संधू आंटी आज तेरी सेवा 10,000 अखंड पाठ के बराबर हो गई। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने बहुत मेहर की है, बहुत कृपा की है, अपना हाथ हमारे सिर पे रखा है। ऐसे ही गुरु जी अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की जब भी आज्ञा होएगी मैं अपना आगे का सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी।